स्वागत है। आज हम कुछ ऐसी कहानियों की गहराई में उतर रहे हैं जो हमें बताती हैं साधारण लोगों के असाधारण और हाँ, अक्सर सिहरा देने वाले अनुभवों के बारे में। हमारे पास कई जगहों से दिलचस्प किस्से आए हैं। इनमें वो लोग भी हैं जो बिल्कुल अकेले काम करते हैं और कुछ ऐसे भी जिन्होंने, आप कह सकते हैं, पैसों के लिए बहुत अजीब काम चुने। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन कहानियों में जो पैटर्न है उन्हें समझें, वो डर जो किरदारों ने महसूस किया उसे महसूस करें और सोचें कि उन मुश्किल हालात में जो फैसले लिए गए उनका नतीजा क्या निकला। तैयार हैं इस रहस्यमयी सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये कहानियाँ सिर्फ आप कह लीजिए भूत प्रेत की बातें ही नहीं है। इनमें हमें इंसान के मन की, उसकी मनोविज्ञान की झलक मिलती है कि अकेलापन कैसे असर करता है, अनजाने का डर कैसा होता है और हाँ, अलग अलग लोग दबाव में आकर कैसे रिएक्ट करते हैं। ये देखना काफी रोचक होगा। तो पहली कहानी हमें लगती है पुर्तगाल। वहाँ एक लाइट हाउस कीपर हैं, हार्डी बुचर। 5 साल से वो अकेले उस लाइट हाउस में हैं। समुंदर में रात को जहाजों को रास्ता दिखाना, यही उनका काम है। लेकिन फिर एक रात समुंदर से एक अजीब सी चमकीली रोशनी उनकी आंखों में पड़ती है। पहले तो उन्हें लगा अरे शायद कोई जहाज रास्ता भटक गया होगा, लेकिन वो रोशनी और जहाज दोनों ही बड़े अजीब तरीके से गायब हो गए। हाँ, गायब हो गए। और अगले दिन जब पूछा तो पता चला कि उस रात तो आधिकारिक तौर पर कोई जहाज था ही नहीं उस इलाके में। उनके सीनियर्स ने कहा, अरे हडी वहम होगा तुम्हारा, अकेले रहते हो ना, हो जाता है कभी कभी। यहाँ वो अकेलेपन वाला मनोविज्ञान, जैसा आपने कहा, सीनियर्स ने भी इशारा किया, वो सामने आता है। लाइट हाउस जैसी बिल्कुल अलग थलग जगह पर आप सोचिए, इतने लंबे समय तक रहने से दिमाग कई बार ऐसी चीजें देख या महसूस कर सकता है जो शायद वहाँ हो ही ना। इसे आइसोलेशन इफेक्ट भी कह सकते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, जो इसे सिर्फ वहम से कहीं ज्यादा पेचीदा बना देती है। हाँ, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, हार्डी को एक पुरानी फाइल मिलती है और एक नॉवेल भी। दोनों में उसी 300 साल पुराने लाइट हाउस का जिक्र था कि पहले भी वहां कर्मचारी गायब हुए, और एक बेहद पुरानी टूटी फूटी शिप का भी जिक्र था जिस पर इंसान नहीं, कंकाल सवार थे। पहले तो हार्डी ने सोचा ये सब मजाक है, शायद किसी पुराने कीपर ने कहानी गढ़ दी होगी। हाँ, स्वाभाविक है ऐसा सोचना। लेकिन फिर वही भयानक जहाज उन्हें दोबारा दिखा। अच्छा, दोबारा? हाँ, इस बार वो सीधे तट पर आकर रुक गया। जहाज वाकई बहुत पुराना था, लकड़ी गली हुई, पाल फटे हुए और उस पर काले झंडे लगे थे। हार्डी मदद के इरादे से उस पर चढ़े, पर वहां कोई जिंदा इंसान नहीं मिला। बस पुराना सामान बिखरा पड़ा था और हाँ, ढेर सारे सोने के सिक्के। बाप रे, ये तो बिल्कुल समुद्री लोक कथाओं और वो घोस्ट शिप वाली कहानियों जैसा लगता है। मतलब ऐसे भूतिया जहाज जो सदियों से समंदर में भटक रहे हैं। कई संस्कृतियों में है ऐसी कहानियां, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस फाइल और नॉवेल में जो लिखा था वो सब सच होता दिख रहा था। तो सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ कहानी थी या कोई चेतावनी? और फिर जो हुआ वो तो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो जहाज अपने आप समंदर में वापस जाने लगा और हार्डी उस पर फंस गए। ओहो। जहाज के अंदर का माहौल भी भयानक था। उन्हें गल चुके, मतलब लगभग मरे हुए दिखने वाले क्रू सदस्य मिले, और उनमें से कुछ चेहरे तो हार्डी को जाने पहचाने लगे। वो उसी लाइट हाउस के पुराने कर्मचारी थे जिनकी फाइल हार्डी ने पढ़ी थी। माय गॉड, ये तो बहुत ही डरावना है। और फिर सामने आया उस जहाज का कैप्टन। सोचिए, 7 फुट लंबा, लोहे के भारी जूते, सोने का कवच, लेकिन चेहरा बिना होठों का, और उसके शरीर से कीड़े रेंग रहे थे। उफ, सुनकर ही अजीब लग रहा है। उस कैप्टन ने हार्डी को 2 ऑप्शन दिए, या तो हमेशा के लिए उस जहाज पर काम करो या फिर एक खतरनाक टास्क पूरा करो और आजादी पाओ। यहाँ ये चुनाव वाली बात कहानी को एक अलग मनोवैज्ञानिक मोड़ देती है। क्या ये सच में कोई चॉइस थी या सिर्फ एक भ्रम? कैप्टन का टास्क शायद उस अजीब जहाज का कोई नियम था, या फिर हार्डी के डर को परखने का एक तरीका? इसे हम मिथकों में जो हीरो की यात्रा होती है ना, उसके एक डरावने रूप की तरह देख सकते हैं, जहां हीरो को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना ही पड़ता है। और हार्डी ने टास्क चुना। नतीजा, वो एक भयानक कमरे में फंस गए जहां चारों तरफ पानी भर रहा था, और हार्डी को तैरना नहीं आता था। पानी ही उनका सबसे बड़ा डर था। ओहो, वही डर सामने आ गया। हाँ, फिर शुरू हुआ कमरों का एक अंतहीन सिलसिला। एक भूल भुलैया, दीवारों पर खरोच कर निशान बने थे, और जब हार्डी ने गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये निशान उसने ही पिछली बार यहाँ फंसने पर बनाए थे। क्या मतलब?
वो पहले भी वहां फंस चुका था। हाँ, यही तो, ये एक टाइम लूप, एक कभी ना खत्म होने वाले चक्कर का इशारा था। उसे याद भी नहीं था। ये टाइम लूप या पुनरावृत्ति का जो आइडिया है, ये बहुत भयानक है। मतलब वो बार बार उसी स्थिति से गुजर रहा है और उसे याद तक नहीं। ये नियति या किसी श्राप के विचार को और गहरा कर देता है। लेकिन आपने कहा इन्हीं निशानों ने उसे बचने का रास्ता भी दिखाया। हाँ, उन निशानों को समझकर वो एक अजीब से तरल पदार्थ से बने दरवाजे तक पहुंचा और उसने उसे आग लगा दी। शायद वो तरल दरवाजा ही किसी रूप में वो कैप्टन था, पता नहीं। जैसे ही दरवाजा चला, हार्डी बाहर निकल गया। बच गया वो? हाँ, बच तो गया, लेकिन वो आजाद होकर अपने समय में वापस नहीं आया। वो 300 साल पहले उसी लाइट हाउस के अतीत में पहुंच गया था। कहानी यहीं खत्म होती है, इस नोट पर कि वो भूतिया जहाज अब भी समुद्र में है, शायद अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। क्या अंत है! ये समय यात्रा, श्राप और भाग्य के एक बहुत ही जटिल जाल को बुनता है। हार्डी बच तो गया, लेकिन एक अलग तरह की कैद में, अतीत में फंसा हुआ। ये दिखाता है कि कभी-कभी बचना भी अपने आप में एक अंतहीन सजा हो सकती है। उसकी आजादी भी एक तरह का श्राप ही निकली, कह सकते हैं। चलिए अब समंदर के अकेलेपन से निकलकर सड़क के किनारे एक सुनसान गैस स्टेशन पर चलते हैं। दूसरी कहानी एक छात्र की है जो कॉलेज की फीस भरने के लिए शहर से दूर इस गैस स्टेशन पर रात की शिफ्ट करता है। यहाँ भी वो अकेलापन और रात का अंधेरा कहानी का अहम हिस्सा है। हाँ, और गैस स्टेशन, खासकर रात के वक्त वाले, उन्हें अक्सर लिमिनल स्पेस कहा जाता है। मतलब ऐसी जगह जो न पूरी तरह यहाँ की होती हैं न वहाँ की, बस बीच की गुजरने वाली जगह हैं। और ऐसा माना जाता है कि ऐसी जगहों पर रोजमर्रा की जो वास्तविकता है वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती है और अजीब अलौकिक घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। और इस गैस स्टेशन पर अजीब घटना होती भी है। रोज हर रात बिल्कुल ठीक 2:24 पर एक काले रंग की पुरानी सेडान कार आती है। उसका ड्राइवर हमेशा हुडी पहने रहता है। चेहरा कभी साफ नजर नहीं आता, जैसे धुंधला हो या बहुत तेजी से हिल रहा हो। वो हर बार ठीक $20 का पेट्रोल डलवाता है। लेकिन अजीब बात यह है कि उस सेडान की टंकी कभी फुल होती ही नहीं। ये कैसे मुमकिन है भला? टंकी फुल नहीं होती, ये तो अजीब है। हाँ, और मामला तब और ज्यादा रहस्यमय हो जाता है जब वो छात्र सिक्योरिटी फुटेज देखता है। कैमरे में वो कार रिकॉर्ड ही नहीं होती। फुटेज में सिर्फ छात्र दिखता है, हवा में पेट्रोल पाइप लहराता हुआ, जैसे किसी अदृश्य गाड़ी में पेट्रोल भर रहा हो। क्या बात कर रहे हैं? कार दिखती ही नहीं। और जब वो पुरानी लॉग बुक देखता है तो पता चलता है कि ये सिलसिला पिछले 40 सालों से चल रहा है। हर रात 2.24 वही कार, वही $20। 40 साल से ये दोहराव, हर रात ठीक एक ही समय पर घटना, घड़ी का बार बार 2.24 पे अटक जाना, वो अदृश्य कार, ये सब किसी टाइम लूप या फिर किसी स्थायी हॉन्टिंग के बहुत साफ संकेत हैं। हॉन्टिंग मतलब किसी जगह या व्यक्ति से जुड़ी कोई अलौकिक मौजूदगी या घटना जो बार बार होती रहती है। 40 साल का रिकॉर्ड इसे सिर्फ संयोग या वहम मानने से रोकता है। ये एक स्थापित पैटर्न है, कोई गहरी पहेली लगती है। एक रात एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर भी उस छात्र को चेतावनी देता है। कहता है, उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश मत करना, उससे दूर ही रहना। छात्र डर जाता है और अगली रात स्टेशन का गेट बंद कर लेता है। लेकिन वो कार, वो गेट के आर पार निकल कर आ जाती है, जैसे गेट हुई ना। गेट के आर पार? हाँ, फिर एक रात पेट्रोल खत्म हो गया स्टेशन पर, लेकिन कार फिर भी आई और ड्राइवर ने पता नहीं कैसे हवा से टंकी भर ली। ये तो बिल्कुल भौतिक नियमों के खिलाफ था। हवा से टंकी भर ली? ये तो अविश्वसनीय है। आखिरकार छात्र हिम्मत करके उस ड्राइवर से बात करने और उसकी हुडी हटाने की कोशिश करता है। चेहरा अब भी वैसा ही है, धुंधला, तेजी से हिलता हुआ। जैसे ही छात्र छूने की कोशिश करता है, ड्राइवर जोर से चीखता है और अचानक छात्र खुद को एक अंतहीन जाल में फंसा हुआ पाता है। उसे चारों तरफ वही गैस स्टेशन दिख रहा है। हर घड़ी में 2.24 बजे हैं। ओह, ये डर का चरम है। यहाँ सिर्फ बाहरी खतरा नहीं है, बल्कि उसकी अपनी जानी पहचानी दुनिया, उसका यथार्थ ही टूटकर बिखर रहा है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक आतंक है, जहां भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि आप जहां भी जाते हैं वही डरावनी हकीकत आपका पीछा करती है। छात्र पागलों की तरह भागने लगता है। सड़क पर उसे फिर वही कार मिलती है, लेकिन इस बार स्टीयरिंग व्हील पर ड्राइवर की जगह एक कंकाल बैठा है, जिसके हाथ में $20 का नोट है। कंकाल,
हाँ, अब वो कार उसका पीछा करना शुरू कर देती है। कभी वो जंगल में भागता है, कभी वापस गैस स्टेशन पहुंच जाता है। ये लुका छिपी जानलेवा लग रही थी। फिर छात्र को लगता है कि शायद भागने से बात नहीं बनेगी, उसे इस पहेली को सुलझाना होगा। शायद उस ड्राइवर को मदद चाहिए। एक अलग अप्रोच। वो वापस जाता है, ड्राइवर की कार की डिक्की से एक केन निकालकर उसमें पेट्रोल भरता है, शायद ये सोचकर कि ड्राइवर की अधूरी इच्छा पूरी हो जाए और उसे शांति मिले। फिर वो पास में ही एक दुर्घटना स्थल तक पहुंचता है, जहां वैसी ही एक कार सालों पहले खड्डे में गिरी थी। छात्र उस दुर्घटनाग्रस्त कार पर केन से पेट्रोल छिड़कता है और लाइटर से आग लगा देता है। जलती हुई कार के अंदर से उसे एक पल के लिए ड्राइवर का चेहरा साफ दिखाई देता है और वो मुस्कुरा रहा था। छात्र को एक पल के लिए सुकून मिलता है। उसे लगता है कि चलो, उसने उस भटकी हुई आत्मा को मुक्ति दिला दी। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? ये मुक्ति का एहसास, ये एक भ्रम भी तो हो सकता है। अक्सर ऐसी अलौकिक कहानियों में समाधान इतने सीधे नहीं होते। आग लगाना एक शक्तिशाली सिंबॉलिक एक्ट है, विनाश और शुद्धि का प्रतीक। पर क्या ये वास्तव में उस 40 साल पुराने चक्र को तोड़ सकता है, या ये सिर्फ छात्र के मन का वहम है? शायद वहम ही था। छात्र वो डरावनी नौकरी छोड़ देता है, शहर वापस चला जाता है। महीनों बाद किसी काम से वो उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। रात का समय था और दूर से उसे वही गैस स्टेशन दिखाई देता है और वहां खड़ी थी वही काली सेडान कार। नहीं, हाँ, हुडी पहने वही धुंधले चेहरे वाला ड्राइवर और एक नया लड़का, शायद नया कर्मचारी, उसे पेट्रोल दे रहा था। और पास टंगी घड़ी में ठीक 2:24 बज रहे थे। ओह माय गॉड! वो चक्र टूटा नहीं था, बस किरदार बदल गया था। ये अंत बहुत प्रभावशाली है और कहीं ज्यादा डरावना भी। ये दिखाता है कि कुछ पहेलियां शायद कभी हल नहीं होती और कुछ जगहों पर श्राप या ऐसी घटनाएं स्थायी रूप से बस जाती हैं, अपना शिकार बदलती रहती हैं। छात्र का बच निकलना उसकी किस्मत थी, लेकिन वो डरावनी हकीकत अब भी वही मौजूद है, जारी है। ये एक तरह की चेतावनी भी है कि कुछ सच्चाइयों से आप भाग सकते हैं, पर उन्हें मिटा नहीं सकते। अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कहानी पर। ये कहानी वेदांत नाम के एक बेरोजगार युवक की है। पैसों की इतनी तंगी थी कि वो एक बहुत ही अजीब नौकरी करने को राजी हो गया। काम था एक आलीशान लेकिन बिल्कुल सुनसान बंगले में 72 घंटों तक एक बूढ़ी औरत, कमला दादी, को जगाए रखना। सोना बिल्कुल मना था और इस अजीब से काम के लिए उसे मिलने वाले थे 50 लाख रुपए। सुनने में ही कुछ गड़बड़ लगती है ना? बिल्कुल। यहाँ फिर वही पैटर्न दिखता है। मजबूरी और पैसों का लालच किरदार को एक खतरनाक, असामान्य स्थिति में धकेल रहा है। जब कोई काम बहुत आसान लगे और कीमत बहुत ज्यादा हो, तो अक्सर उसमें कोई छिपा हुआ खतरा होता ही है। ये कुछ हद तक वो फॉस्टियन बार्गेन जैसा है, मतलब शैतान के साथ सौदा, जहां बड़ी कीमत के बदले आपको अपनी आत्मा या सुरक्षा जैसी कोई अनमोल चीज दांव पर लगानी पड़ती है। वेदांत बंगले पहुंचता। बंगला वाकई शानदार है, पर डरावना रूप से खाली। वहां सिर्फ वेदांत और व्हीलचेयर पर बैठी कमजोर सी दिखने वाली कमला दादी हैं। लेकिन दादी की आंखों में एक अजीब सी चमक है, एक तीव्रता है। वो वेदांत को साफ साफ हिदायत देती हैं, मुझे सोने मत देना। अगर मैं सो गई तो तहखाने में जो है वो मुझसे बाहर निकल आएगा। तहखाने में जो है ये अपने आप में ही डरावना है। हाँ, और तहखाने का दरवाजा वो मामूली नहीं था। उस पर मोटी मोटी जंजीरें बंधी थी और दरवाजे पर किसी जानवर के पंजों से खुरचने जैसे गहरे निशान थे। ये सुनते ही रहस्य और डर दोनों बढ़ जाते हैं। आखिर उस तहखाने में ऐसा क्या था? दादी का बयान, तहखाने में जो है वो बाहर निकल आएगा, और वो रहस्यमयी तहखाना, ये दोनों मिलकर कहानी में अलौकिक तत्व को मजबूती से स्थापित कर देते हैं। तहखाने में जो है वो डर का केंद्र बिंदु बन जाता है। अक्सर अनकहा, अनदेखा डर ही सबसे ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि हमारी कल्पना उसे और भयानक बना देती है। जैसे जैसे घंटे बीतते हैं, वेदांत की नींद भारी होने लगती है और दादी का बर्ताव बेहद अजीब होता जाता है। वो कभी बच्चों जैसी आवाज में बोलने लगती हैं, कभी किसी भारी मर्दाना आवाज में। वेदांत तो तब चौंक जाता है जब दादी उसके उन निजी सपनों के बारे में बताने लगती हैं जो उसने कभी किसी को नहीं बताए थे। अरे ये कैसे? पता नहीं। और सबसे डरावना उनकी आंखें लगातार वेदांत को घूरती रहती हैं, बिना पलक झपकाए। बिना पलक झपकाए? ये तो बहुत ही अजीब है। फिर एक रात तो हद ही हो गई। दादी अचानक दीवार पर अपने ही खून से अजीब से निशान बनाने लगी। वेदांत पहचान लेता है ये वही निशान था जो उसे बंगले की लाइब्रेरी में मिली काला जादू की एक पुरानी किताब के कवर पे दिखा था। और उसी वक्त दादी की झुकी हुई पीठ सीधी होने लगती है।
उनकी गर्दन भयानक तरीके से पीछे की ओर मुड़ जाती है। बाप रे, ये सारे संकेत, खून से निशान बनाना, आवाजें बदलना, शरीर का इस तरह विकृत होना, पलकें न झपकना, ये सब किसी बाहरी शक्ति, संभवतः किसी शैतानी ताकत के कब्जे यानी पोजेशन के क्लासिक लक्षण हैं। ऐसी बातें दुनिया भर की कई संस्कृतियों और लोक कथाओं में मिलती हैं, जहां कोई बुरी आत्मा या शक्ति इंसान के शरीर पर कब्जा कर लेती है। वेदांत घबराकर उस काला जादू की किताब को फिर से पढ़ता है। उसमें लिखा था कि वो निशान शैतानी ताकत को इंसानी शरीर में बुलाने और बांध के रखने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये भी कि जिस शरीर में वो ताकत है उसे सोने नहीं देना चाहिए, क्योंकि नींद की अवस्था में वो ताकत शायद कमजोर पड़ जाती है और आजाद होकर नए शरीर की तलाश कर सकती है। अच्छा, तो सोने ना देने की वजह ये थी। हाँ, जब वेदांत हिम्मत करके दादी से इस बारे में पूछता है तो वो शांत भाव से स्वीकार करती हैं, हाँ मेरे अंदर कुछ है, मेरा समय अब पूरा हो गया है, अब उसे एक नया घर चाहिए। ये सुनकर वेदांत के तो होश उड़ जाते हैं। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन बंगले के दरवाजे और गलियारे उसे एक भूल भुलैया में फंसा देते हैं। वो बाहर निकल ही नहीं पाता। तभी उसकी बांह पर जलन होती है और शब्द उभर आते हैं, उस पर भरोसा मत करो, खुद पर भरोसा मत करो। खुद पर भरोसा मत करो, ये तो बहुत खतरनाक है। और बंगले का खुद एक किरदार की तरह व्यवहार करना, दरवाजों का रास्ता बदलना, दीवारों पर लिखावट उभरना, ये दिखाता है कि उस अलौकिक शक्ति का नियंत्रण सिर्फ दादी के शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे वातावरण पर फैल चुका है। ये सिर्फ शारीरिक कैद नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और शायद आत्मिक कैद भी है। खुद पर भरोसा मत करो वाली चेतावनी खास तौर पर डरावनी है, क्योंकि वो वेदांत के अपने विचारों और विवेक पर ही सवाल उठा रही है। भागते हुए वेदांत को दीवार पे कई तस्वीरें टंगी दिखती हैं। ये उन लोगों की तस्वीरें थी जो लापता हो गए थे, और हर तस्वीर पर लाल क्रॉस लगा था, सिवाय एक तस्वीर के जो वेदांत की अपनी थी। उस पे क्रॉस नहीं था। साफ मतलब था वो अगला शिकार है। ओहो। तभी वो औरत वहां आती है जिसने वेदांत को नौकरी पर रखा था। वो बताती है कि वो कमला दादी की पोती है, और वो शैतान या बुरी ताकत उनके खानदान के खून में है। पीढ़ी दर पीढ़ी सपनों के जरिए एक सदस्य से दूसरे सदस्य में जाती रहती है। सपनों के जरिए? हाँ, लेकिन अब उनके खानदान में लोग बहुत कम बचे हैं, इसलिए वो ताकत अब एक नया स्थायी शरीर चाहती है, शायद खानदान से बाहर का कोई, मतलब वेदांत शायद। और फिर वो पोती वेदांत के सामने भयानक रूप ले लेती है। उसके मुंह से काला धुआं, मुरझाए फूल और कोई चिपचिपा तरल निकलने लगता है जो वेदांत को घेर लेता है। वेदांत का सिर घूमने लगता है, उसके दिमाग में अजीब ख्याल और यादें भरने लगती हैं, और फिर उसे होश आता है। वो बंगले में अकेला है। कमला दादी और वो पोती दोनों मरे हुए पड़े हैं। दोनों मर गए। तो क्या हुआ फिर? ऐसा लगता है कि वो स्थानांतरण पूरा हो गया। वो धुआं, फूल, तरल शायद उस शक्ति के वेदांत के शरीर में प्रवेश करने की प्रक्रिया थी। पोती की मौत शायद इसलिए हुई क्योंकि शक्ति ने उसका शरीर छोड़ दिया, और दादी की मौत क्योंकि उनका समय पूरा हो गया था। पोती ने शायद वेदांत को अनजाने में ही धन्यवाद कहा था, क्योंकि उनके परिवार का भयानक उद्देश्य पूरा हो गया था। शैतान को एक नया मेजबान मिल गया था। वेदांत वहां से निकलता है, उसे 50 लाख रुपए भी मिल जाते हैं। वो सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करता है, एक बिजनेस शुरू करता है, कामयाब भी होता है, सब ठीक लगता है बाहर से। लेकिन कुछ तो गड़बड़ होगी। हाँ, 1 साल बाद उसके दोस्त नोटिस करते हैं कि वेदांत कभी सोता नहीं है। वो बस घंटों खुली आंखों से बैठा रहता है या खड़ा रहता है, जैसे जाग रहा हो पर कहीं और खोया हो। और वेदांत को हमेशा एक आवाज सुनाई देती रहती है, शायद उसी शैतान की। ओ, तो अंत में वही हुआ। ये अंत इस बात की पुष्टि करता है कि वेदांत अनजाने में ही सही उस शैतान का नया मेजबान बन चुका है। उसने पैसे तो कमा लिए, कीमत तो चुकाई, लेकिन एक ऐसी कीमत जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। वो अब उस शक्ति का जेलर भी है और कैदी भी, एक अंतहीन पहरे पर। उसकी अमीरी एक भयानक श्राप के साथ आई है। तो ये थी आज की 3 कहानियां, 3 अलग अलग अनुभव। तीनों में हमने देखा कि कैसे साधारण लोग अकेलेपन, अजीब जगहों, अनजाने नियमों और हाँ, अलौकिक ताकतों का सामना करते हैं। किसी कहानी में किरदार समय के कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंस गया, कोई अतीत की कैद में पहुंच गया, तो किसी के अपने ही शरीर पर किसी और ताकत का कब्जा हो गया। नतीजे बेशक अलग अलग थे, लेकिन हर अनुभव अपने आप में भयानक था। और यह भी देखा कि कई बार बच निकलना या कामयाब होना भी आजादी नहीं लाता।
हाँ, और सोचने वाली बात ये भी है कि इन कहानियों में डर सिर्फ बाहरी ताकतों या भूत प्रेतों का नहीं था। डर किरदारों के अंदर के द्वंद्व का भी था, उनके लालच का, उनकी मजबूरी का, उनके लिए गए फैसलों का। मन में सवाल आता है, क्या होता अगर हार्डी ने कैप्टन का टास्क लेने से मना कर दिया होता? क्या होता अगर गैस स्टेशन वाले छात्र ने ट्रक ड्राइवर की चेतावनी मान ली होती? क्या होता अगर वेदांत ने 50 लाख रुपए का लालच छोड़ दिया होता? क्या तब नतीजे कुछ और होते? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और आखिर में एक सवाल जो शायद हम सबके मन में कहीं न कहीं उठता है, क्या ऐसी अनदेखी ताकतें, ऐसे अनसुलझे रहस्य सिर्फ कहानियों और कल्पनाओं में ही होते हैं, या हमारी इस जानी पहचानी दुनिया में भी हमारे आसपास मौजूद हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते या शायद देखना नहीं चाहते? क्या हर अजीब घटना के पीछे कोई तार्किक व्याख्या छुपी होती है, या वाकई कुछ चीजें हमारी समझ, हमारे विज्ञान के दायरे से परे हैं? ये सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं सोचने के लिए।